हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो जैसे कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम 5th पार्ट में बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट 4th पार्ट में बात करी थी वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, तो वहां पे हमने उसकी कुछ लिमिटेशंस देखी थी। उन लिमिटेशंस को कवर किसने किया था? हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, ठीक है, जिसने मेटल और लिगेंड के जो बीच का बॉन्ड है इसे प्योरली आयनिक माना है। क्या माना है? प्योरली आयनिक माना है। ठीक है, मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को क्या माना है? इसने आयनिक माना है। अगर मेटल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और इनके बीच का जो फोर्स है वो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, उसके बाद जो हमने लास्ट में डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन देखी थी। डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये हमने 5 ऑर्बिटल इसके देखे थे, उनकी ओरिएंटेशन देखी थी, शेप वगैरह देखी थी। तो इन डी ऑर्बिटल के बेस पे, इनके ओरिएंटेशन के बेस पे, किसके बेस पे? ओरिएंटेशन के बेस पे। ओरिएंटेशन के बेस पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है ना, ऐसे 5 हमारे ऑर्बिटल होते हैं, 2 3 4 5, है ना, तो इसे फर्दर जो है वो क्लासिफाई कर दिया 2 में। ठीक है, किसमें? T2G लेवल और EG लेवल। तो ये जो 3 है हमारे DXY, DYZ, DXZ, तो ये तीनों जो आते हैं हमारे वो T2G में आते हैं। T2G मतलब ट्रिपली डीजेनरेट। ठीक है, ट्रिपली 3 है ना, और नीचे वाले ये जो 2 हैं इन्हें किसमें शिफ्ट कर दिया? EG में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमने ऑक्टाहेड्रल लेंगे या टेट्राहेड्रल लेंगे। ठीक है, मतलब लिगेंड्स के अरेंजमेंट 2 ही लेते हैं हम जनरली, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल को OH से रिप्रेजेंट करेंगे और टेट्राहेड्रल को TD से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स की। किसकी बात करते हैं? इसके पोस्टुलेट की, CFT के पोस्टुलेट्स की। तो लाइन में साथ साथ लिखते रहना। फर्स्ट हमारा क्या होता है इसमें कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसने अनायनिक लिगेंड अगर हुआ, मतलब नेगेटिव लिगेंड हुआ, तो उसे नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना है, क्योंकि इसने क्या बोला है? आयनिक बोला है ना। अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो यहाँ अगर अनायनिक लिगेंड है तो वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो वो पॉइंट डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। और डाइपोल में भी जैसे ऐसे डाइपोल होता है, तो जो नेगेटिव वाला साइड है ना वो इस साइड आएगा ताकि उसका मेटल के साथ इंटरेक्शन हो सके, और पॉजिटिव वाला उधर आएगा। ठीक है, तो पॉइंट डाइपोल में भी जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको इस साइड रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट में इसने बोला कि जो इनके मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। थर्ड वाला कि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती। ये देखो तो स्प्लिट कर जाते हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट है। फोर्थ पोस्टुलेट में कहता है कि ये जो 5d ऑर्बिटल हैं वो तब तक डीजेनरेट रहेंगे कि वर्ड आएगा बार बार डीजेनरेट। मतलब क्या होएगा कि सबकी एनर्जी इक्वल होएगी, एनर्जी इक्वल रहेगी। ठीक है, मतलब ये पांचों जो है वो इक्वल एनर्जी पे रहेंगे, स्प्लिट नहीं करा। कब तक नहीं करेंगे? जब तक हमारा जो भी हम वो लेंगे, हमारा कंपाउंड लेंगे, जब वो आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम में है, मतलब अभी तक वो मेटल सिर्फ सिंगल है, मतलब मेटल जो है अभी वो सिर्फ गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तब तक जो होगा वो उसका डी ऑर्बिटल जो होएगा वो डीजेनरेट रहेगा। फिर उसके बाद ये फोर्थ हो गया, तो इसका फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है डीजेनरेसी तब तक मेंटेन रहेगी अगर इसके ऊपर मान लो लिगेंड आ रहे हैं। ये हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल है, इसके पास लिगेंड आ रहे हैं, कौन सा? ऑक्टाहेड्रल फील्ड मान रहे हैं जैसे हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लिगेंड जो अप्रोच है ना वो अभी सिमेट्रिकली है। ठीक है, अभी धीरे 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 उसके पास आ रहे हैं, तभी भी डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। लास्ट 6th वाले में पोस्टुलेट में क्या कहा जाता है? जब उसके पास नेगेटिव फील्ड आने लगता है मेटल के ऊपर, जब नेगेटिव फील्ड आने लगता है तो बहुत पास जब आ जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, तो वहां पे जो डीजेनरेसी है वो लिफ्ट कर जाती है। ठीक है,
उसके बाद 7th में क्या आ जाएगा, फिर वो क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार डायग्राम से समझेंगे। ये जो तीनों बातें हैं, कब मेंटेन रहेगी, कब एनर्जी ऊपर चढ़ेगी और कब स्प्लिट होंगे, तो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो उससे पहले तुम क्या करो, ये वाला एक बार नोट कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसे रब कर दूं। ये भी लिख लिया होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अगर तुम्हें ऑक्टाहेड्रल समझ आ जाता है तो टेट्राहेड्रल बिल्कुल इजी है इस पे, जब तुम इसके साथ कंपेयर करके उसको लिखोगे। तो देखो यहाँ पे मानो ये हमारे यहाँ पे एनर्जी होता है, ठीक है, ये हमारी एनर्जी है, और यहाँ पे हमारे मेटल से लिगेंड अप्रोच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा मेटल है वो अभी सिंगल है, गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है मेरे, वो ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम कि जो मेटल आर इन आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मेटल है, ये आइसोलेटेड स्टेट में था, अब इसके ऊपर जो लिगेंड अप्रोच करने लगे वो सिमेट्रिकली अप्रोच करने लगे। यहाँ जो लिगेंड आए वो सिमेट्रिकली अप्रोच करने लगे, तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो थोड़ी सी अप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डीजेनरेसी अभी भी मेंटेन है। ठीक है, तो लिगेंड्स अप्रोच सिमेट्रिकली, लिगेंड अप्रोच सिमेट्रिकली। यहां तक हो गया। अब क्या होएगा, जब लिगेंड इसके बहुत ज्यादा पास आ जाएगा और अपने आप को क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा पूरे ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, अभी हम ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ रहे हैं, तो अभी इनने पूरा अपने आप को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया मेटल के आसपास लिगेंड्स की। तो अब ये जो होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे, जितना अबव उतना बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब दो थे, एक T2G और एक EG। क्या थे, T2G और EG। T2G में 3 थे और EG में 2 थे। कौन कौन से, dx² - y² dz², और इसमें dxy dyz dxz, ये थे। ठीक है, तो अब मैं नीचे कौन से रखूंगी, ऊपर कौन से रखूंगी, वो डिपेंड करेंगे जो डी ऑर्बिटल की हमने ओरिएंटेशन देखी थी। देखो यहाँ पे ये जो तीनों थे वो क्या थे, ऐसे जब हमने इसकी शेप बनाई थी तो ये ऐसे थे, जबकि ये दोनों कैसे थे, ऐसे। तो था dx² वाला, और dz² वाला कैसे था, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। कहने का मतलब क्या है, जो T2G वाले तीनों हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस थे। ये तीनों क्या थे, इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, और ये वाले क्या थे, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो देखो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करने लगेंगे ना, तो वो इन बिटवीन द एक्सिस नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, अलोंग द एक्सिस। तो जो EG वाले हैं ना, वो ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जब ये ऐसे, ये देखो यहाँ तो है ही नहीं कुछ, इन बिटवीन का तो मतलब ही नहीं बनता, तो इनकी एनर्जी जो होगी वो लो होएगी, और जो EG वाले हैं जो अलोंग द एक्सिस है, वहां से डायरेक्ट क्या मिलेगा, रिपल्सन मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे 3 लेवल आ जाएंगे T2G के, और यहाँ हमारे लेवल आ जाएंगे EG वाले। ठीक है, ये EG हो गया और ये T2G हो गया। ये होता है इसका एवरेज एनर्जी वाला। ठीक है, ये क्या होता है इसका एवरेज एनर्जी, जिसे कहते हैं हम बैरी सेंटर। क्या कहते हैं इसे, बैरी सेंटर या फिर एवरेज एनर्जी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और ये जो पूरी है हमारे यहाँ से यहाँ तक की स्प्लिटिंग को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसे डेल्टा O से करेंगे। O मीन्स ऑक्टाहेड्रल, जब T की बात करेंगे तो T लग जाएगा, स्मॉल t वहाँ टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, तो जितनी यहाँ स्प्लिटिंग होती है उतनी ही यहाँ स्प्लिटिंग होती है। तो जो बैरी सेंटर के नीचे है तो वो नेगेटिव में एनर्जी देगा, कितनी देगा, 0.4। ठीक है, और जो अबव है बैरी सेंटर के वो पॉजिटिव देगा,
कितनी देगा 0.6। अब कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये इक्वल होने चाहिए, तो 6 2 12, 4 3 12, 3 है तो 4 3 12, 2 है तो 6 2 12, ठीक है। दोनों की 1.2 1.2 रहेगी, ये 1.2 प्लस ये 1.2 माइनस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल 0, तो ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल एनर्जी। और अगर इन्हें दूसरी फॉर्मेट में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 और इसको हम लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। एक और रिलेशन होता है जो हमारा डेल्टा नॉट, ये वाली वैल्यूज होती हैं, अगर उसे DQ में चेंज करना है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। जैसे ये 4DQ हो जाएगा और ये 6DQ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें जो है जितने भी ऑक्टाहेड्रल फील्ड वाले क्वेश्चन होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे वो हम यहाँ पे करेंगे, इन लेवल्स में करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड वाले पेयरिंग नहीं कराएंगे। पेयरिंग नहीं कराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ तक ये बन गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। ये हमारा मेटल है, अभी डीजेनरेट है। उसके बाद यहाँ भी डीजेनरेसी मेंटेन है क्योंकि लिगेंड सिमेट्रिकली आ रहे हैं। फिर जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इसके आसपास अरेंज हो जाते हैं तो फिर ये स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। T2G और EG लेवल में ये dx dy dz, ठीक है, dxy डिवाइजर dxz, और ये dx² - y² और dz²। ये अबव क्यों गए, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस थे। ये बिलो क्यों गए, एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि ये इन बिटवीन द एक्सिस थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, इस वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बात करी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो उसके बाद मैं तुम्हें और इसी की 2-3 एग्जाम्पल लेके चीजें को समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो देखो जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड कर रहे हैं, अब हम मान लो मुझे यहाँ पे तुम्हारा कोई ऐसा कंपाउंड है, टाइटेनियम H2O ऐसे करके 6 है और यहाँ 3+ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टाइटेनियम 3+। कितना होता है टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम 3D2 4S2, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकल के तो क्या बचा 3D1, मतलब D1। तो यहाँ पे D1 मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नीचे भरना शुरू करते हैं, ठीक है, D1 में। तो 1 भर दिया हमने। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी क्या निकालना चाहूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना चाहूँ तो क्या वैल्यू आएगी, क्या फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो, CFSE का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मल्टीप्लाई बाय 0.4 माइनस का, ठीक है, -0.4 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल इनटू में 0.6। तो ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है जिसके थ्रू तुम किसी की भी CFSE निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या होगी, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इनटू में -0.4 प्लस में उसमें तो है ही नहीं तो 0। तो क्या आंसर आ गया इसका, -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो ऐसे हम किसी की भी CFSE निकाल सकते हैं। तुम्हें कंपाउंड दिया होगा, कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वहां देखोगे D1 से लेकर D10 तक कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस हिसाब से इसमें फिल करोगे, ठीक है। तो D1 D2 D3, देखो D1 यहाँ आएगा, D2 यहाँ आएगा, D3 यहाँ आएगा, इसमें तो तुम्हारा सेम होएगा। अब मैं क्या बात कर रही हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो तो क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाता है, पेयरिंग, और वीक फील्ड लिगेंड क्या कराता है, नॉट पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर होना शुरू हो जाएंगे नीचे, और यहाँ पे जो होंगे वो जंप कर जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोसेस शुरू होता है ना वो D1 D2 D3 तक तो सेम रहता है। ये दोनों जो हैं वो D1 D2 D3 के लिए सेम रहते हैं। फर्क कहाँ आता है, D4 से शुरू होता है, ठीक है। और D8 ये भी लिख लो, D8 D9 D10 में भी सेम रहते हैं। इनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। फर्क पड़ता है हमारा D4 से D7 तक के बीच में,
ठीक है। अब देखो मुझे भरना है D4, ठीक है। अब मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ वो क्या ले रही हूँ, जो मेरा एग्जांपल है ना वो बात कर रही हूँ मैं D4 कर रही हूँ, मैं 4 इलेक्ट्रॉन भर रही हूँ, लेकिन अभी मेरा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो देखो 1 2 3, अब मुझे 4th इलेक्ट्रॉन भरना है तो मुझे यहाँ भरना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी अब बताओ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी, 3 1 2 3 3 इंटू माइनस 0.4 प्लस में 1 इंटू 0.6 ऊपर वाला। अब इसे कैलकुलेट करो, 3 4 12, लेकिन कितना आएगा -1.2 प्लस 0.6, तो आंसर आएगा 0.6, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा -0.6। तो ये तब था जब वीक फील्ड लिगेंड है। अब मुझे क्या करना है, D4 में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस में डिस्कस कर रही हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या करूंगी, 1 2 3, लेकिन अब क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो यहीं पे पेयरिंग करा लेगा, ठीक है। 1 2 3 4। तो अब मैं अगर इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालूं, यहाँ लिख रही हूँ मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले की, तो यहाँ नीचे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 मल्टीप्लाई -0.4, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो प्लस में 0, तो क्या आंसर आ गया ये -1.6, 4 4 जो 16, ठीक है। तो देखो जब ये वीक फील्ड में था तो इसका आंसर आ रहा था -0.6, जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो इसका आंसर आ रहा है -1.6, ठीक है। तो ये फर्क आता है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में। तो ऐसे तुम किसी की भी D5 करोगे तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 है, 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट यहाँ आएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। 7 के लिए कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग अलग आएगी, जब वीक फील्ड होगा तो अलग आएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो अलग आएगी। तो ये था तुम्हारा CFSC के बारे में, ठीक है। यहाँ हम किसी की भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें इसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट। ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं 1.6 -0.6 अलग अलग जो आ रही है, तो वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, तो वो हमारी 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड हमारा कैसा है इस पे डिपेंड कर रही है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वहाँ मोर स्प्लिटिंग होती है, वो जो हमने स्प्लिट किए थे ना d ऑर्बिटल, उनकी स्प्लिटिंग मोर होती है, इसलिए 2 से नीचे पेयरिंग करना पड़ता है, क्योंकि मोर स्प्लिटिंग है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं भेज सकता, ठीक है। ये क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होती है, लेस स्प्लिटिंग होती है, तो दोनों पास पास होते हैं, जिस वजह से वो पेयरिंग नहीं कराता, ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप करा देता है इजीली, क्योंकि उनके बीच का एनर्जी गैप बहुत थोड़ा होता है, ठीक है, लेस स्प्लिटिंग होती है। तो लिगेंड कैसे कैसे है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं कैसे बताऊंगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, तो उसके लिए हमारी होती है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको मानेंगे, वीक फील्ड लिगेंड किसको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने ब्लू वाले से लिखा है I से लेकर H2O तक, ये सारे हमारे वीक माने जाते हैं, ठीक है। सबसे वीक, फिर मैक्सिमम, ऐसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है, लेस टू हाई CO तक, ठीक है। तो देखो अगर मुझे इन दोनों में कंपेयर करना हो, इन दोनों मान लो लिगेंड है तो ये इससे कम है, ये इससे ज्यादा है, ठीक है। ऐसे तुम लाइन वाइज इसे लर्न कैसे रखोगे, इसके लिए जो है वो एक निमोनिक्स बनाई है, उसको कैसे याद रखोगे, साथ साथ लिख लेना, मैं बोल रही हूँ तुम्हें। आई बहार सचिन, ठीक है, आई बहार सचिन कल से नहीं आएगी, ठीक है। आई बहार सचिन कल से नहीं आएगी फिर, ठीक है। एक बार और, आई बहार सचिन कल से नहीं आएगी फिर, नहीं N3 नेगेटिव, फिर, ठीक है। ओ अपन नहीं कहते OH, O, ठीक है। O ऑक्स, पानी पी लो, H2O मींस पानी, पानी पी लो। ऑक्स, ये ऑक्स क्यों है, क्योंकि इसका नाम होता है ऑक्सलेट, C2O4 नेगेटिव ऑक्सलेट होता है, इसलिए इसको क्या कहा है, O ऑक्स, पानी पी लो,
ठीक है। तो ये हमारे हैं सारे, ये जो ब्लू वाले से लिखे हैं सारे ही वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं, और ये जो ब्लैक से लिखे हैं मैंने ये आते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, नाचता NCS नेगेटिव, ठीक है, नाचता उड़ता EDTA, ठीक है। क्या था EDTA की फुल फॉर्म बताना मुझे कमेंट बॉक्स में अगर तुम्हें याद हुई तो, ठीक है। नाचता उड़ता अमोनिया NH3 अमोनिया जिससे H2O पानी था, नाचता उड़ता अमोनिया इन EN इथाइलिन डायमीन वाला, इन CN से क्या बताओगे, कनाडा, कनाडा और मैक्सिको, को जो लास्ट में है वो ये वाला डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मैक्सिको। तो इसका क्या करा है हमने, नाचता उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। तो ऐसे हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड वालों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जज किया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग था कौन सा वीक था। स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग करा देगा और नीचे पेयरिंग करनी पड़ेगी, वीक होगा तो स्प्लिटिंग कम कराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा। सेकंड वाला क्या होता है कि मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि जो मेटल है वो 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है। तो 3D सीरीज वाले में जितनी स्प्लिटिंग होती है 4D वाले में उससे कम से कम 30 से 40% ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, और 5D वाले में फर्दर और ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो हमारी जो स्प्लिटिंग है वो ऐसे बढ़ती रहती है। अगर कोई तुम्हारा ऑर्बिटल, तो कोई भी तुम्हारा एटम एलिमेंट मेटल 5D ऑर्बिटल का है तो वो हमेशा क्या करवाएगा, मोर स्प्लिटिंग कराएगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही होगा। वहां तुम कोई भी लिगेंड नहीं देखोगे कि ये है या वो है, वहां पे क्या होगा, वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा, चाहे वहां पे I नेगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, 5D का मेटल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ मेटल के बिहाफ पे भी बताते हैं कि अगर मेरा 5D का मेटल है तो वो हमेशा मोर स्प्लिटिंग कराएगा, ठीक है, ये क्या कराएगा, मोर स्प्लिटिंग। और हम 3D वाले में तो देखेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस हिसाब से करेंगे। थर्ड है हमारा कि मेटल के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर एक मेटल मेरा 2+ में है और दूसरा मेटल मेरा 3+ में है तो जो 3+ में मेटल है वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा एज कंपेयर टू 2+। तो जितना ज्यादा मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग करवाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जितना ज्यादा मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो उतनी ही मोर स्प्लिटिंग कराता है। मोर स्प्लिटिंग कराएगा तो वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे एक केस देखा था कि अमोनिया कई बार वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो कई बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कब बिहेव करेगा, जब उसके साथ जो मेटल लगा होगा, जो कोबाल्ट होगा, कॉपर होगा, जो होगा, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट अगर 3+ में है तो वहां पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर कोबाल्ट 2+ में है तो वहां अमोनिया एज अ वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। तो ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं धीरे धीरे सारी बातें समझा रही हूँ। कुछ नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से वीडियो रिपीट कर लेना, मैंने बहुत आराम से समझाया है और तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, CFS जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो वैल्यूज आ रही हैं, मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं, वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो इन तीनों पे डिपेंड करता है, लिगेंड के नेचर पे, मेटल के नेचर पे और मेटल पे क्या चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर, ठीक है। वहां से तुम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड के लिए तुम्हें ये लर्न करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें आइडिया होगा, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा CnCO तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हेलोजेंस कहीं भी दिख जाए, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, तो ये सारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में रखे जाते हैं, ठीक है। वाटर भी हमारा वीक में ही आता है, ठीक है, ऑक्सलेट है, OH है, तो ये सारे हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये सब बातें हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम बात, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल हमारा लगभग खत्म हो गया। तो उससे पहले एक छोटी सी बात है यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बता रही हूँ मैं कि अगर मेरा डेल्टा नोट एक तो लेस देन पेयरिंग एनर्जी होता है, एक जगह पे ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होता है, ठीक है, इसे ध्यान से समझना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है। डेल्टा नोट की वैल्यू अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी, ये P क्या स्टैंड करता है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। देखो अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब पेयर कराने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो मैं पेयरिंग क्यों कराऊंगी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा दूंगी, ऊपर जंप करा दूंगी, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी तो कम है,
कम है मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो पास पास है, कम है, ठीक है। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो मान लो मुझे 4th इलेक्ट्रॉन करना है, तो वो क्या करेगा, ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है। 1 2 3 और 4th, मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड वाले। क्लियर हुआ। अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब मुझे पेयर कराने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। और अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इनमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, तो क्या करोगे, पेयरिंग करा दोगे। तो 4th वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की जगह 1 2 3 4th नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले केस हो जाएंगे। तो जहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो वीक फील्ड लिगेंड वाले होते हैं, जहाँ डेल्टा नोट की एनर्जी ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस होता है, ठीक है। तो बस ये था तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड। तो ऑक्टाहेड्रल को वहां तुम क्या लिख रहे थे, OH से, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल, इसको लिखेंगे TD से, ठीक है। टेट्राहेड्रल फील्ड इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कितने लिगेंड्स होते हैं, 4 अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इसकी शेप होती है वो क्यूब से आती है, ठीक है। जो इसकी TD की जो शेप बन के आती है वो क्यूब के थ्रू आती है, ठीक है। और जो भी मान लो हमारा कंपाउंड होगा, उसका सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो तो उस क्यूब के सेंटर पे होएगा, सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। और जो मेरे लिगेंड्स होंगे वो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक बार देखें इसकी शेप। तो सबसे पहले बनाओ क्यूब, ठीक है, ऐसे क्यूब बनाओ। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे आएगा, सेंटर में, ये है तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम। अब क्या बनाना है तुम्हें, लिगेंड्स बताने हैं। तो कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर क्या है, कितने होते हैं इसके, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इस पे नहीं हो सकता, ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है, तो एक यहाँ कर दो, ठीक है। ये इसका अल्टरनेट है, ठीक है, ये इसका साथ वाला है, ठीक है। तो क्या अल्टरनेट मतलब क्या होता है, साथ वाले से अगले वाला, ठीक है, साथ वाले से अगले वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसका है, ये भी इसका है, तो एक यहाँ प्रेजेंट कर दो, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो कोई ये इसका अल्टरनेट, ये इसका, ऐसे करके हमारे 4 हो जाएंगे, ठीक है। इन चारों को क्या कर दो, ज्वाइन करा दो, ठीक है। तो ऐसे करके क्या बनते हैं, हमारा टेट्राहेड्रल शेप बनता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई मेटल है, तो उसमें हमारे कुछ इस टाइप से लगे होते हैं और इनमें एंगल होता है 109.5 डिग्री, ऐसे, ठीक है, इतना इनमें एंगल होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे थे, तो वहां मैंने कहा था कि T2G वाले नीचे चले जाते हैं, EG वाला स्प्लिट होकर ऊपर चला जाता है। क्यों, क्योंकि अलोंग द एक्सिस ज्यादा रिपल्सन शो हो रहा था। लेकिन जो इसकी जो अरेंजमेंट है ना एलिमेंट्स की, ना तो ये अलोंग द एक्सिस ज्यादा रिपल कर रहा, ना तो ये इन बिटवीन द एक्सिस ज्यादा रिपेल कर रहा। तो ना ये T2G से रिपेल हो रहा है, ना ही ये EG से रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो ये स्प्लिट किसके बिहाफ पे होंगे फिर, ठीक है। तो जब इन्होंने इसकी शेप देखी, जो इनके एंगल्स देखे, तो ना तो एग्जैक्टली इससे रिपेल हो रहा था, ना एग्जैक्टली इससे रिपेल हो रहा था। तो जब हमने थोड़ा सा और पास से देखा, तो वो जो हो रहा था T2G से थोड़ा सा पास से जा रहा था, T2G लेवल था जो उसके थोड़ा सा पास से जा रहा था, तो उनमें थोड़ी सी रिपल्सन हमें शो हुई। एक बात और, यहाँ पे G नहीं आएगा, यहाँ पे हर जगह तुम T2 और E ही लिखोगे, ट्रिपली जनरेट E वाला, ठीक है। यहाँ पे G मीन्स होता है हमारा जीरेड, ठीक है, जीरेड इज फॉर सिमेट्री। तो यहाँ पे जब हम ऑक्टाहेड्रल शेप देख रहे थे ना, तो वहां हमारी सिमेट्री प्रेजेंट थी। ऑक्टाहेड्रल में देखो सिमेट्री है ना, जितना ऊपर नीचे इधर 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 सिमेट्री है ना सारा,
तो यहाँ पे वहां पे G प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ कोई भी सिमेट्री नहीं है, ये थोड़ा सा यूं होता है, ना इसकी कोई सिमेट्री, ना इसकी कोई सिमेट्री, ना इसकी कोई सिमेट्री, ना इसकी कोई सिमेट्री। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ T2 और E लिखा जाएगा, G मत लगाना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो जीरेट बता देना कि जीरेट सिमेट्री करता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में कहीं भी सिमेट्री नहीं होती, जिसकी वजह से हम G को नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड का हमने क्रिस्टल फील्ड पूरा स्टेबलाइजेशन वाला बनाया था, वैसे ही स्प्लिटिंग बनाई थी, वैसे ही हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि T2 वाले से जो है वो थोड़ा सा रिपेल ज्यादा हो रहा था, उसके पास से जाके लग रहा था, इसीलिए T2 वाला कहाँ आएगा, इन बिटवीन द एक्सिस। तो इन बिटवीन द एक्सिस थोड़ा सा क्लोज था बजाय कि अलोंग द एक्सिस के। ठीक है, तो जो इस बार T2 वाला है ना वो रिपेल हुआ है, चाहे थोड़ा हुआ है चाहे ज्यादा हुआ है, तो T2 वाला ऊपर जाएगा और E वाले की एनर्जी डाउन आ जाएगी। बस उन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क था। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे था और अब इसमें T2 ऊपर जाएगा। ठीक है, सेम तुम्हें बनाना है सारा। क्या बनाया था हमने, यहाँ पे ये एनर्जी बनाई थी। ठीक है, ये तुम्हारी एनर्जी थी, यहाँ मेटल था, अभी पहले आइसोलेटेड में था, तो यहाँ पे तुम्हारे जो पांचों मेटल थे वो तुम्हारे क्या थे, डीजनरेट थे। उसके बाद मेटल के पास जो लिगेंड आ रहे थे अभी सिर्फ सिमेट्रिकल आ रहे थे, तो ये थोड़ा सा और क्या हुआ, डीजनरेट हो गया। ठीक है, ठीक है, डीजनरेट हो गया। उसके बाद जब मेटल पे जो ये पूरे टेट्राहेड्रल लग गए हैं, कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो ये क्या कर गए हैं, स्प्लिट कर गए हैं। वही सिमिलरली ये बैरी सेंटर कहलाएगा तुम्हारा एवरेज एनर्जी वाला। ठीक है, ये तुम्हारा बैरी सेंटर कहलाएगा। और अब ऊपर क्या आएगा, T2, और नीचे क्या आएगा हमारा E। G मत लगाना, ठीक है, इनमें G नहीं लगेगा। उसके बाद ये टोटल कितना होता है, डेल्टा T। यहाँ पे मैंने कहीं डेल्टा हो तो नहीं लिख दिया था, हाँ, तो यहाँ पे हर जगह क्या लिखोगे, डेल्टा T लिखोगे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो नीचे वाले होते हैं, अब देखो नीचे कौन आ गए, 2 वाले, तो यहाँ आएगा -0.6 और ऊपर वाले क्या होंगे, +0.4। जो उसमें था उसका जस्ट अपोजिट करते जाओ। वहां ऊपर क्या था 0.6, नीचे क्या था 0.4, इसको हमने चेंज कर दिया। बैरी सेंटर सेम है, डेल्टा T कर दिया, G नहीं आएगा, कुछ चेंजेस आए हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, हम ऑक्टाहेड्रल में तो देखते थे स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, सब कुछ देखते थे, लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड हमेशा ही क्या बनाता है, वीक फील्ड लिगेंड्स बनाता है। ठीक है, इनके जितने भी लिगेंड्स होंगे वो सब वीक फील्ड होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऊपर जंप कर जाएंगे। ठीक है, हमेशा ये क्या बनाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं। इनके जो लिगेंड्स होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये कम स्प्लिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो D1, D2, D3 यहाँ आएगा। ठीक है, D4 यहाँ आएगा, D5 यहाँ आएगा, D6 नीचे भरा जाएगा, D7, D8, D9, D10 ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब बातें थी हमारी टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में। तो किसी एक का निकाल के देख लो, D6 का निकाल के देख लो, क्योंकि यहाँ तो सब वीक फील्ड लिगेंड ही होते हैं। तो D6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, CFSC। क्या निकलेगी इसकी, क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E कितने हैं 3, इनटू में -0.6, प्लस में कितने हैं 3 इनटू में कितने 0.4। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 6 18 -1.8 प्लस 3 4 12 1.2, कितना आंसर आया -0.6। ठीक है, तो ऐसे निकलेंगे इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो तुम पूरी एक टेबल तैयार कर सकते हो, ऐसे लाइन वाइज लिख के D1 D2 D3 सबकी तुम क्या निकाल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तुम निकाल के देख सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक की कराई है, बाकी के तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ और बातें देखते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ही वीक फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। डन है यहाँ तक। तो अभी हमने क्या देखा था, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल की हमने स्प्लिटिंग देखी थी। तो मैंने उसमें तुम्हें क्या बताया था, T2 वाला ऊपर जाएगा, E वाला नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि उसका रीजन, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, उसका रीजन कि ऐसा क्यों हुआ।
तो जब हमने एंगल देखा किस किस के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम Eg वाला, E लगा लो यहाँ पे, E वाला और लिगेंड वाला, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और E के बीच में जब हमने एंगल देखा तो वो एंगल आ रहा था टेट्राहेड्रल एंगल का हाफ जस्ट, ठीक है। तो कितना आ रहा था 54 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। लेकिन जब हमने एंगल देखा सेंट्रल मेटल एटम T2 वाला और लिगेंड के बीच में, वहां पे आ रहा था 35 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में से देखा गया कि इसके ज्यादा क्लोजर था, इसका एंगल थोड़ा है ना, तो इसके ज्यादा क्लोजर था हमारा, जो हमारा टेट्राहेड्रल के लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे, इसलिए जो इसके जो स्प्लिटिंग है वो मोर हो गई। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो छोटा सा रीजन था वो रीजन लिख लेना कि इसकी हमने क्यों इसको प्रेफरेंस क्यों दी, क्योंकि इसका एंगल छोटा था। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो टेट्राहेड्रल है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका जो CFSC का मैग्नीट्यूड आता है, जो आंसर आता है वो ऑलवेज लेस होएगा, किससे, लेस देन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3-4 स्टार लगा सकते हो इस पे तुम, कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो CFSC वैल्यू है वो हमेशा कम आएगी ऑक्टाहेड्रल वाले से। क्यों? 2 रीजन है। एक इसका रीजन क्या है कि टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, 4 लिगेंड, है ना, और ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड। तो इसका ये जो 4 लिगेंड है, ये जो 4 लिगेंड है वो 2/3 है ऑक्टाहेड्रल के, तभी तो ये कितना आया 4 लिगेंड, तो ये कितना है 2/3 है। सिमिलरली इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की भी हमने वैल्यूज को कंपेयर किया, तो वो भी क्या आ रही थी 2/3 वैल्यूज आ रही थी, इतनी कम आ रही थी हमेशा। तो इनके बीच में एक रिलेशन निकला। क्या रिलेशन था वो, कि जो डेल्टा टी है, ठीक है, जो डेल्टा टी है क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल का है, वो एक तो 2/3 इसके लिगेंड की वजह से और 2/3 इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वजह से डेल्टा नोट से कम है। तो इनके बीच में एक रिलेशन आता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट, ठीक है। मतलब जब तुम इससे डेल्टा नोट से इतने को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हारा डेल्टा टी तैयार होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना छोटा है, 4/9 टाइम्स छोटा है डेल्टा ओ से, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा टेट्राहेड्रल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा ही लो होंगे। तो इनकी जब मैग्नीट्यूड लो होता है तो इनकी जो स्प्लिटिंग होती है ना वो भी लो होती है, इनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो भी क्या होती है, लो होती है। जब स्प्लिटिंग लो होगी ऑलवेज, तो इनके में क्या होता है, पेयरिंग नहीं होती, फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोर्थ वाला जो अगला होता है वो ऊपर जंप कर जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग लो होने की वजह से इनमें पेयरिंग नहीं होती, तो ये ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिगेंड होते हैं वो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड ही माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये सारी बातें थी हमारी टेट्राहेड्रल फील्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अगर तुम्हें डेल्टा टी का निकालना है, डेल्टा ओ का दे रखा होगा, डेल्टा ओ का निकालना है तो डेल्टा टी का दे रखा होगा, तो इस रिलेशन से तुम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। एक की दे रखी है तो दूसरी की इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब तुम्हारा था टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में, उसकी स्प्लिटिंग। सिमिलरली हमने बात करी टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग, ठीक है। तो अब इसके थोड़े बहुत बातें रह गई हैं इसकी, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल फील्ड, कुछ मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये जो हम पढ़ रहे हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें भी तो कुछ क्या आई थी, लिमिटेशन आई थी जो आगे लिगेंड फील्ड थ्योरी ने की थी। लेकिन लिगेंड फील्ड थ्योरी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब ज्यादा मोर फेवरेबल होंगे और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब ज्यादा मोर फेवरेबल होंगे, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग रीजन है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब मोर फेवरेबल होंगे, एक तो जब क्यों होते हैं मोर फेवरेबल, सबसे पहले तो ज्यादा स्टेबल होते हैं टेट्राहेड्रल से, ठीक है, स्टेबल होते हैं देन टेट्राहेड्रल से, ठीक है। दूसरा रीजन, इनमें 6 बॉन्ड्स की एनर्जी होती है और
देन टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड की एनर्जी होती है, ठीक है। तीसरा रीजन कि इनका जो ये रिलेशन था, ये तो 4/9 टाइम्स ज्यादा अच्छा है, किससे फेवरेबल है, टेट्राहेड्रल से। इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज्यादा आती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब टेट्राहेड्रल कब कब फेवरेबल होएगा, जब हमारे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, लिगेंड्स अगर जब बल्की होंगे, ठीक है। पहले लिखो, अगर लिगेंड्स जो अप्रोच कर रहे हैं वो बल्की हुए, तो वहां पे क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल ज्यादा फेवरेबल होएगा, ठीक है। दूसरा D0, D2, D5, D7, D10 इन कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। D0 में तो देखो 0 ही है, यहाँ पे D2 में ऊपर कितने होते हैं 3, नीचे कितने होते हैं 2, तो ये हो गया 1 2। तो यहाँ पे देखो ये हाफ फील्ड स्टेबल है, चाहे वो ई लेवल में ही क्यों ना हो, लेकिन हाफ फील्ड क्या है, स्टेबल है। D5 में देखो 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि ये क्या बनाता है हमेशा, ही टेट्राहेड्रल वीक फील्ड लिगेंड ये बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कराता है। तो D5 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल, क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। D7 की बताओ 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे तो फुली फील्ड स्टेबल है और ऊपर हाफ फील्ड स्टेबल है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होती है। और D10 में तो क्या हो जाएगा, सब फील्ड हो जाएंगे, तो फुली फील्ड स्टेबल है। तो इन 5 कॉन्फ़िगरेशन में टेट्राहेड्रल ज्यादा मोर फेवरेबल होता है, तो इन बातों का ध्यान रखना। थर्ड कि जब हमारा मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब ये ज्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है। और जब हमारा लिगेंड वीक फील्ड होता है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, या फिर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होती है, तब हमारा ये ज्यादा फेवरेबल होता है। तो ये 3-4 बातें हैं कि जब ऑक्टाहेड्रल कब फेवरेबल होएगा, टेट्राहेड्रल कब मोर फेवरेबल होएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लिख लो, ठीक है। इसमें लिगेंड अगर बल्की हो जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग, तो वो टेट्राहेड्रल वाला ज्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तक हो गया डन। इसके बाद हम एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। क्या टॉपिक का नाम है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, तो हमारे पास जनरली 2 मैग्नेटिज्म जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक डायामैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन होंगे, जब हम इन कंपाउंड को अगर मैग्नेटिक फील्ड के आगे रख दें, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। रिपेल कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को तो डायामैग्नेटिक, और अट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होने चाहिए, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, और इसमें सब पेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इनका निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू n+2 और इसका होल 2, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो अगर कोई भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है, जैसे आयरन है +2 में है, तो क्या हो जाएगा 3d, नॉर्मल क्या होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d6, वो डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें 2 केस की बात करते हैं, जब ये स्ट्रॉन्ग है और इसमें जब ये वीक फील्ड होएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में देखो d6 बनाओ, 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो। अभी ये ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 2 और ऊपर ऐसे, ठीक है। 6 बढ़ने हैं, हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑल पेयर है, कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 0। लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड है तो हम कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू 4
4 + 2 होल रूट, 4 + 2 6, 6 4 ज़ा 24, तो 24 का रूट लगभग आएगा 4.87 बोहर मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे वीक फील्ड लिगेंड है तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, 0, डायमैग्नेटिक है। और जब हमारा वीक फील्ड लिगेंड था तो क्या आया, पैरामैग्नेटिक आया। ठीक है, तो इससे हमने क्या पता लगाया, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसने मैग्नेटिज्म को भी बहुत अच्छा क्लियरली हमें बताया। ठीक है, कि कब ये पैरामैग्नेटिक होगा, कभी डायमैग्नेटिक होगा। जो हमारा क्या नहीं बता पाया था, वीपीटी ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, वो मैग्नेटिज्म अच्छे से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ऐसे डिफाइन करा है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने देखा, क्या देखा था, मैग्नेटिक मोमेंट निकाले थे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे। तो डायमैग्नेटिक कलरलेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक कलर्ड होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कलर कैसे दिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर के ऊपर बात करेंगे अब हम। तो हमारे 3 तरीकों से 3 हमारे फिनोमेना ऐसे हैं जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर देख सकते हैं। पहला है हमारा डीडी ट्रांजिशन, दूसरा है हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और थर्ड वन है हमारा पोलराइजेशन। ठीक है, तो हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीडी ट्रांजिशन की। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब एक कोई हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके डी इलेक्ट्रॉन्स में से, डी शेल में से, डी ऑर्बिटल में से ही डी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डी से लेकर, जैसे यहाँ पे मान लो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जो जंप करके जब हम उसे एनर्जी देंगे तो वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये भी डी थे सारे और ये भी दोनों डी हैं, तो डी टू डी ट्रांजिशन वाले को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो देखो क्या होता है जनरली, जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होता है तो हम उसको अगर कोई एनर्जी देते हैं तो एनर्जी मिलते ही वो एक्साइटेड होके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, जो भी ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलती है वो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में कुछ सेकेंड्स तक, मिली सेकेंड्स तक रहने के बाद वो वापस से क्या होता है, अपने ग्राउंड स्टेट में, घर तो वापस जाएगा ही ना अपने, अगर वो कहीं से चला है तो वो वापस उस जगह पे जरूर आएगा। तो वो नीचे वापस क्या होता है, एक बार ऊपर चला जाता है, वापस डी एक्साइट होके नीचे आ जाता है। तो जब ये नीचे आता है तो ये क्या करता है, एक एनर्जी एमिट करता है, और वो एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, तो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। तो उन वेवलेंथ के बेस पे हम क्या बता सकते हैं, उसका कलर कहाँ से, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसमें 8 रेडिएशन थी, उसमें से हम विजिबल वाला देखेंगे, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर के थ्रू हम देखेंगे डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ठीक है, वॉयलेट से लेकर रेड तक, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वो रेड कलर एमिट करेगा। ठीक है, एक एब्जॉर्ब करता है और एक एमिट करता है। तो इससे हम एक चीज और ध्यान देते हैं, जो एब्जॉर्ब करता है ना कलर, ठीक है, एब्जॉर्ब कलर जो करता है उसका हमें, जो हमें दिखाई देता है ना, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है हमें। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक मंशेल करके है, एक मंशेल की व्हील। अब वो व्हील कैसी दिखाई देती है, देखो ऐसे ट्रिक सी होती है, ऐसे बना दो तुम। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ लिख दो विबग्योर, वी बी नहीं लिखना, ठीक है तुम्हें, वी बी जी वाई ओ आर। ठीक है, ऐसे लिख दो विबग्योर, वी बी जी वाई ओ आर। तो यहाँ से देखो, जो ब्लू ग्रीन वाला है वो रेड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करता है, ब्लू वाला ऑरेंज के साथ करता है, और वॉयलेट वाला येलो के साथ करता है। ठीक है, तो इनका अगर तुम्हें ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करी है तो दिखेगी कौन सी, रेड। ठीक है, ग्रीन और रेड, वॉयलेट और येलो, ब्लू और ऑरेंज, ये आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। जो कलर एब्जॉर्ब होता है उससे जो हमारा कौन सा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। तो ये सारी बात थी हमारी डीडी ट्रांजिशन की। सेकंड है हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब वो चार्ज ट्रांसफर 3 टाइप से कर सकता है। ठीक है, एक होता है LMCT, लिगेंड से जब मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर रहा हो तब हमें कलर शो हो सकता है, मेटल से लिगेंड को चार्ज ट्रांसफर कर रहा हो तब हमें कलर शो हो सकता है, और एक मेटल से मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर रहा हो तब भी वहां पे हमें कलर शो हो सकता है।
ठीक है। तो मेटल मेटल वाले का एक होता है पर्शियन ब्लू करके, Fe4 FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है, ऐसे करके हमारा कलर होता है। तो यहाँ जो Fe होता है वो हमारा किस में होता है, +3 से लेकर, ठीक है, +3 से लेकर और +2, एक Fe+3 स्टेट में होता है, एक Fe+2 में होता है। तो वो मेटल से मेटल को ही अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में एक एग्जांपल लो AgBr का और AgI का, ठीक है। तो इसमें देखो कैटायन वाला है, दोनों सेम है। एनायन वाले में क्या फर्क है, साइज का, ठीक है। तो साइज जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, ठीक है। तो ये जो आयोडीन है उसका साइज जो है वो ज्यादा है ब्रोमीन से, तो इसका हमें कलर शो होता है कैसा, येलो, और इसका कैसा कलर शो होता है, पेल येलो, ठीक है, पेल येलो। पेल मीन्स थोड़ा फीका, और ये हमें थोड़ा इंटेंस कलर दिखाई देता है, येलो। तो ये थर्ड था हमारा, पोलराइजेशन के थ्रू हमें कैसे कैसे डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, ठीक है, येलो और पेल येलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे इसकी पोलराइजेशन भी ज्यादा होती है, ठीक है। इन दोनों में जितना ज्यादा गैप होगा उतनी अच्छी पोलराइजेशन होगी। कैटायन और एनायन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा साइज का उतना ही अच्छा पोलराइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे अच्छी पोलराइजेशन होगी, क्योंकि कैटायन और एनायन का साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ था ये सारे। और जो हमारे D0 D10 वाले होते हैं, ठीक है, एक हमारा D0 होता है जो बिल्कुल ही एम्प्टी होता है, और एक हमारा D10 होता है जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, और यहाँ फुल्ली फिल्ड होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आने के लिए स्पेस नहीं होता। तो ये दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस, इनका कोई भी कलर नहीं होता। कैसे होते हैं ये, कलरलेस होते हैं, ठीक है। और बाकियों का कलर अगर तुम्हें ग्रीन बता रखा है कि ग्रीन एब्जॉर्ब करा है, तो वो क्या करेगा, रेड वाला एमिट करेगा, ठीक है। इसी के बेस पे तुम्हारे को 2 एग्जांपल बताती हूँ मैं कि कलर कैसे हमें शो होते हैं चीजों के अंदर। एक तुम्हारा रूबी और एक तुम्हारा एमेरिड, ठीक है, ये कैसे कैसे कलर शो करते हैं हमें, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे कि जो हम जेमस्टोन्स देखते हैं, जैसे हमारा रूबी है, एमरल्ड है, तो इनमें हमें कलर कैसे शो होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात हम करेंगे रूबी की। रूबी कौन सा कलर दिखाता है हमें, रेड कलर। तो ये रेड कलर आता कहाँ से है, तो देखो जनरली जो रूबी का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा इसका लेटिस होता है, वो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है। उसमें हमारा 0.5 से 1%, बहुत थोड़ा परसेंट हमारा क्रोमियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमियम वो भी 3+ में, 3+ स्टेट में। तो यहाँ पे जो क्रोमियम प्रेजेंट होता है, तो देखो क्रोमियम 3+ में, तो क्रोमियम जनरली क्या होता है हमारा, क्रोमियम 3d5 4s1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d3, ठीक है, और वो भी ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसे होएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो होएगा वो D से D ट्रांजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जब ये D एक्साइट होता है तो हमें कौन सा कलर शो होता है, रेड कलर का रूबी हमें दिखाई देता है। तो इस क्रोमियम की प्रेजेंट की वजह से क्या होता है, रूबी में रेड कलर शो होता है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर अलग से दिया हुआ है, तो वहां से इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मेन मेन बातें हैं वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। दूसरा है तुम्हारा एमेरिड। ये कौन सा होता है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ठीक है। जैसे जो अंबानीज वगैरह अपनी शादी में डाल रहे हैं ना, एमेरिड वगैरह, जो ग्रीन कलर का स्टोन होता है, कॉस्टली होता है। तो वो कलर किस वजह से आता है, पहले तो जो हमारा एमेरिल्ड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेराइल। क्या फॉर्मूला होता है, बेरिलियम 3 एल्यूमिनियम 2 सिलिकॉन 6 ऑक्सीजन 18। तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना। इसमें भी हमारा क्रोमियम प्रेजेंट होता है 3+ में, यहाँ भी हमारा DD ट्रांजिशन होता है। एब्जॉर्ब कौन सा कलर करता है, रेड कलर, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिट कलर होता है वो हमें कौन सा दिखाई देता है, ग्रीन कलर। तो इसकी वजह से हमें जो हमारा एमरल्ड है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और रूबी हमारा रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे ये 2 हमारी बातें होगी, ठीक है। तो अब इसके बेस पे जितना भी अभी हमने पढ़ा है, उसके बेस पे अगर मैं तुमसे 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करूं, मान लो तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक में तुम्हारा H2O है, ठीक है, एक तुम्हारा H2O6 है लेकिन यहाँ पे 3+ है, और एक तुम्हारा FeCl6 3 नेगेटिव है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे इन्हें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू हायर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अगर मैं ये देखो ये लिगेंड के बेस पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, दो बेस पे इन्हें मैं कंपेयर कर सकती हूँ, एक लिगेंड के बेस पे और एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे। अगर मैं लिगेंड के बेस पे देखूँ तो ये दोनों तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। फिर मैं कहाँ जाऊंगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे देखूंगी, तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से पहले आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इन दोनों में अच्छा कौन सा होगा, ये वाला। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दिखाते हैं, तो सबसे कम तो हो गया इसका। फिर अगर मैं बात करूं इन दोनों में, ठीक है, सबसे कम हो गया इसका। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Fe मेरा +2 में है और यहाँ मेरा जो आयरन है वो +3 में है। तो इनमें मैंने क्या बताया था, मेटल के जितना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो उतनी अच्छी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करता है। तो इन दोनों में ये ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्हें अरेंज करना है। किसी का तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का पूछ लेंगे, किसी की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का पूछ लेंगे। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस तुम्हारे अभी मैंने जितना करवाया है उसके बेस पे ये क्वेश्चंस तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी के हैं। तो अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक कौन सा बचा है। अगर इसने इतनी सारी बातें बताई हैं तो इसमें कुछ कमी भी होगी, जो इसके बाद हमें नेक्स्ट लिगेंड फील्ड थ्योरी देखनी पड़ी, वो चाहे बीएससी एमएससी में देखनी पड़ी, लेकिन देखनी तो पड़ी। तो इसने ऐसी बहुत सारी बातें थी जो बहुत एक्सप्लेन करी, जो वीबीटी ने नहीं करी थी, लेकिन इसकी कुछ क्या रह गए थे, ड्रॉबैक भी रह गए थे, लिमिटेशन रह गई थी। तो अब हम उसे डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस रहे। तो अब हम बात करेंगे सीएफटी में क्या लिमिटेशंस आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये क्या हुआ है, सक्सेसफुल क्या क्या हुआ है एक्सप्लेन करने में। फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म हुए, उनका स्ट्रक्चर, उनका कलर, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब कुछ जो वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था वो सीएफटी ने बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा है, ठीक है। फिर बात आती है इसका ये जो मेन, ये बहुत ज्यादा मेन है, इसका ड्रॉबैक आया था। क्या आया था, देखो हमें पता है जो अनायनिक लिगेंड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये मेटल है, ये लिगेंड है, पर लिगेंड भी कौन सा इन्होंने माना था, अनायनिक वाले को हमने इन्होंने क्या माना था, एज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना था, ठीक है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड था तो उसका भी जो डाइपोल का नेगेटिव वाला पार्ट है वो लिया था। तो यहाँ पे देखो मेटल पॉजिटिव है, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होता, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब मेटल पॉजिटिव में जाएगा, और ये भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखो जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन फैमिली है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था तो इनमें बहुत ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से स्प्लिटिंग क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा। ध्यान से सुनो क्या कह रही हूं मैं। लिगेंड जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो नेगेटिव है सबसे ज्यादा। मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए थी, रिपल्सन। लेकिन और रिपल्सन होता तो वो क्या बनाता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी हेलोजेंस हैं उन्हें इन्होंने लो एंड पे रखा हुआ है। मतलब क्या, किस में रखा हुआ है कि वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड में है, जबकि होना कि क्या चाहिए था, इन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये मोड स्प्लिटिंग करा सकते थे। तो ये वाली जो बात है कि इन्हें लो एंड पे क्यों रखा गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सीएफटी ने एक्सप्लेन नहीं करा था। बस ये इसका मेन जो था वो ड्रॉबैक था। एक इसने कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर का डिस्कस नहीं किया मेटल और लिगेंड के बीच में, हमेशा इसने कहा कि आयनिक ही कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है ये, ठीक है। उसके बाद और भी कई वीकनेस थी सीएफटी की जो फर्दर एक्सप्लेन किसने करी थी, एलएफटी या एमओटी में, ठीक है। और तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, सीएफटी है, तो तुमने यहीं तक डिस्कस करना है। लेकिन तुम इसके ड्रॉबैक में ये वाली बात जरूर लिख सकते हो कि इसकी वीकनेस जो बाकी थी उन्हें फर्दर एक्सप्लेन करा था एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी या एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, दोनों एक ही थ्योरीज है, ठीक है। तो ये थी इसकी सक्सेस और ये थी इनकी लिमिटेशन। तो यहाँ पे हमारा जो सीएफटी है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरा सीएफटी तुम्हारा इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, बीबीटी पहले हो चुका है, ठीक है। और अब इसका एक दो टॉपिक रह गए तुम्हारे, आइसोमेरिज्म और कार्बोनिल कंपाउंड्स वगैरह, वो तुम्हारा फर्दर आगे एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं तक, थैंक यू।